अस्सलाम वालेकुम ADS students. It's page number 416 and it's lecture number 14. हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोकॉन्ट्स। आइसोकॉन्ट्स आपको पता है वो कर्व्स होते हैं जो कि एक ही आउटपुट को शो करते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के साथ। अब पहली जो थी वो कि हम ये आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व और आइसोकॉन्ट में क्या फ़र्क है, वो ये कि इंडिफरेंस कर्व एक सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड बताते हैं। जैसे 1000 आउटपुट है, 2000 आउटपुट है, 3000 आउटपुट है, इसमें आप मैग्नीट्यूड बोलती है। फिर उसके बाद ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो आप पढ़ के आए हैं कि इसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की वजह से और ये मैंने आपको लेक्चर 13 में समझाया था। तो अब हमने जो इसकी एक और 4 इसकी खसूसियात हैं। तो तीसरी है ये एन आइसोकॉन्ट इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये आपने आईसी कर्व का भी पढ़ा है कि वो भी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आपने इसमें इतना ही लिखना है इन रियल लाइफ, ये जो मैं पढ़ रही हूँ। इन रियल लाइफ एन आइसोकॉन्ट इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल एग शेप्ड, बट its that part is relevant and economically feasible which is convex to the origin, because the elliptical isocont represents the economic as well as uneconomic combination of labor and capital. जब वो कोनों पे आप देखते हैं जहाँ बिल्कुल के सिर्फ इस्तेमाल करके आप आउटपुट दे रहे हैं 1000 और सिर्फ लेबर इस्तेमाल करके 1000 दे रहे हैं, तो वो जो होते हैं वो अनइकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर होते हैं। जब तक आप दोनों को मिलाएंगे नहीं तो आपके पास इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर नहीं आएगा। तो जो रेलेवेंट पार्ट होता है वो वही होता है जो कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। देखिए ये जो होते हैं ना ये वाले हिस्से, ये देखें ये तकरीबन वाई एक्सिस की तरफ होता है, ये वाला तकरीबन एक्स एक्सिस के जो रेलेवेंट पार्ट होते हैं वो यहीं पर होते हैं। ठीक है, तो रेलेवेंट पार्ट इलिप्टिकल है ये तो, लेकिन जो कॉन्वेक्स रीजन है वही है। देयरफॉर टू सेपरेट द इकोनॉमिक एंड अनइकोनॉमिक कॉम्बिनेशन, तो हम इसको क्या करते हैं कि 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। द इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्लाइंस एंड, अब ये यहाँ पर आप इसको ये लिखेंगे देयरफॉर टू सेपरेट द इकोनॉमिक एंड अनइकोनॉमिक, जो अनइकोनॉमिक कॉम्बिनेशन है उन्हें इकोनॉमिक से अलग करने के लिए हम 2 लाइनें खींच देते हैं, रे लाइंस लेते हैं OA और OB। ठीक है, मैं अगले पेज पर इसे दिखाती हूँ। और ये जो हैं ये आइसोक्लाइंस कहलाएंगे। अब आइसोक्लाइन आप लिखेंगे, यहाँ तक लिखा, डायग्राम तक जुमला लिखा आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने ये लिखा एन आइसोक्लाइन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स कटिंग द आइसोक्वांट्स एंड पॉइंट्स ऑफ इक्वल स्लोप। ठीक है, ये आपके पास है। आपने इस तरह करके ना एक OBS खींचना है और एक आपने OA खींचना है। अब आप इसके यहाँ पर देखिए, ये पहले वाला IQ1 है, ये 1000 ही है। ये वाले रीजन है ना इसका सारा, ये सारा अनइकोनॉमिक है। आप देखें बहुत ही कम सारा लेबर इस्तेमाल हो रहा है, कैपिटल बहुत कम हो रहा है। यहाँ पर कैपिटल ही इस्तेमाल हो रहा है, लेबर कम इस्तेमाल हो। तो आपने इसको यहाँ से हम इसको रिज लाइंस कहते हैं, इनको हम रिज लाइंस कहते हैं, ये आइसोक्लाइंस कहलाती हैं। और ये लोकस ऑफ वो पॉइंट होती हैं जिधर के इसकी स्लोप, अब देखें ये रिज लाइन जो आपने खींची है OA, यहाँ पर अब इसको टेंजेंट करें तो आपके पास सबकी एक ही स्लोप आएगी। इसका मतलब है ये सारे अनइकोनॉमिक जोन है और ये वाला भी यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल स्लोप आ रही है। तो ये वाले जो हिस्से हैं ये अनइकोनॉमिक जोन में आएंगे। तो ये कॉन्वेक्स रीजन जो होता है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। ठीक है, तो
ये यहाँ तक आपने लिखना है, यहाँ तक, ठीक हो गया। अब आप यहाँ इसके बाद का जो है ये आपने नहीं करना। यहाँ पर है आइसोकांट्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। दो आइसोकांट जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो दो मुख्तलिफ आउटपुट, एक हज़ार को शो कर रहा है, एक से 2000 आउटपुट पैदा हो रही है। तो वो दोनों अब अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों पर वो 1000 भी पैदा कर रहा है और 2000 भी कर रहा है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, रॉन्ग है। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये इसकी जो चार इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, इट्स ए शॉर्ट क्वेश्चन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का नोट भी बन सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही देखा है, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह बताना है कि मैग्नीट्यूड बताता है, 1-2 लाइन में ये डायग्राम बनाएं और 2-3 लाइनों में डिस्क्राइब करें। फिर आइसोकांट लेफ़्ट राइट गिरता है MRTS की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की वजह से, और कि भाई आपके पास एक तो ये कि जब आपके पास कैपिटल, आप पहले ज़्यादा एक लेबर के लिए ज़्यादा कैपिटल छोड़ देते हैं, फिर जब आप दूसरा लेते हैं तो आप कम लेते हैं। तीसरा ये कि आपने कम्बिनेशन बना कर ही आपने आउटपुट बनानी होती है, ठीक है। और एक तो ये कि जब आपके पास कोई चीज़ कम हो जाती है तो फिर आप उसको कम सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं उसी दूसरी चीज़ लेने के लिए। फिर ये ओरिजिन को कॉन्वेक्स है। आपने अगर आप इसको चाहें तो इसको एलिप्टिकल लिखें और उसमें लिखें कि 2 रिज लाइंस हम बनाते हैं, OA और OB, और उनकी जो वो वाले रीजन हैं नॉन इकोनॉमिक, वो ये हैं जहाँ पर के इनकी स्लोप पैरेलल हो जाती है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो ये जो दरमियान वाले आ जाते हैं ना, ये फिर कंसर्न्ड होते हैं। देखिए लिखा है G पर कितना है, आप L1 लेबल लगाते हैं, K1 लगाते हैं और 1000 पैदा करते हैं। पॉइंट M पर आप कितना लगाते हैं, लेबर 2 लगाते हैं और कैपिटल 0 लगाते हैं और 1000 पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये यहाँ तक नहीं लिखना, आपने सिर्फ यहाँ तक लिखना है, और आपने नॉन इंटरसेक्टिंग वाला तो छोटा सा लिख लेना। अब बेटे इसके आगे आ रही है एक्सरसाइज। नहीं, इसकी जो इसमें आगे ये जो टॉपिक आ रहा है ना नेक्स्ट पेज पे, ये वाला, ये BS के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ये आपने नहीं पढ़ना। इसमें आखिरी सवाल है, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लार्ज स्केल वर्सेस स्मॉल स्केल फर्म्स, कि बड़ी जो फर्म्स होती हैं उनका और स्मॉल स्केल का क्या फ़र्क होता है। स्मॉल स्केल में ना प्रोडक्शन सिंपल टेक्नोलॉजीज होती है, गुड्स आर प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट, यानी कि सिंपल टेक्नोलॉजी स्मॉल अमाउंट में पैदा होंगी। उनका मेजर स्ट्रेस किस पे होगा, लेबर पर होगा। मशीनें कम होंगी उनके पास, लेबर ज़्यादा होगी। ये ज़्यादातर होती है बेटे जो लोग घरों में फैमिली मेम्बर्स मिलकर एक छोटी सी फर्म बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि पूरी फैमिली जैसे कि सिलाई का काम कर रही है तो उन्होंने एक छोटी सी फर्म बना ली, उसका नाम रख लिया। तो या फिर कोई कॉटेज इंडस्ट्री उधर बनाकर जूसेस बना रहे हैं या कुछ। ये इसकी चौथी खासियत ये होती है कि ये लोकल डिमांड पूरी करती हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं ना होती। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक तहसील की भी नहीं, एक इलाके की ये डिमांड के लिए चीज़ें पैदा कर रहे होते हैं। यानी कि इनमें क्या बातें होंगी, सिंपल टेक्नोलॉजी है, स्मॉल अमाउंट है, लेबर का इस्तेमाल है, मशीनों का इस्तेमाल कम है, और लोकल डिमांड को मीट करते हैं। लेकिन जो बड़ी फर्म्स हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स लगाती हैं, ज़्यादा गुड्स पैदा करती हैं लार्ज स्केल पे, वो ज़्यादातर मशीनों पर उनका होता है और कंप्यूटराइज टेक्निक्स पर होते हैं। ये
लोकल और फॉरेन डिमांड सारों को पूरा करती हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये इन दोनों का फ़र्क है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और अक्सर आ भी सकता है, ठीक है। जब वो बना रहा है पेपर तो उसकी नज़र से ये टॉपिक गुजरेगा, तो वो इसको शॉर्ट क्वेश्चन में डाल सकता है बहुत आसानी से। तो ये बहुत ही आसान है। आपने लिखना है कि 2 कॉलम बना लेना, एक पे लिखें स्मॉल स्केल फर्म, एक पे लिखें लार्ज स्केल फर्म। तो 1 2 3 करके लिख देना। 1 आप लिखें सिंपल टेक्नोलॉजी, यानी कि स्मॉल स्केल वाले कॉलम में लिखें नंबर 1 सिंपल टेक्नोलॉजीज, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स, दूसरा, तीसरा लेबर इंटेंसिव, चौथा लेस यूज़ ऑफ मशीन्स, पांचवा मीट लोकल मार्केट या लोकल डिमांड। फिर आप लार्ज स्केल पर लिखें मॉडर्न टेक्निक्स, बल्क में गुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स, फिर मेजर स्ट्रेस ऑन कैपिटल इंटेंसिव है मशीन्स पर, कंप्यूटराइज टेक्निक्स पर, और ये लोकल और फॉरेन डिमांड। तो ये 2 कॉलम बनाएंगे तो बड़ा अच्छा सा एक मुआवजा हो जाएगा और छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने, जब मैं आपको दे रही हूँ तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर लिखना है असाइनमेंट में। और जो मैं आपको इसमें से बता रही हूँ ये वाला क्वेश्चंस, ये देखिए बार बार क्वेश्चन जो है ना रिपीट हुआ है और उसको डिफरेंट वर्ड्स में पूछे। व्हाट इज़ क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एवरेज। ये सारे जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो मैंने आपको कहा था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी है, प्रोडक्ट होती है, वो वाला सारा। और देखें ये कितना ज़्यादा आया हुआ। अब फिर उन्होंने उसी चीज़ को दोबारा पूछा है, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थेरी ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन। ना सिर्फ क्लासिकल थेरी ऑफ पूछी हुई है, बल्कि उन्होंने आइसोकॉस्ट और आइसोकॉन्ट की मदद, आइसोकॉस्ट का भी पूछा हुआ है। कहा है कि आइसोकॉस्ट क्वांट को बताइए टेबल और ग्राफ की साथ। यानी कि उन्होंने देखा कि भाई जो उसके साथ थे ना क्वेश्चन 20 नंबर का कवर नहीं कर रहा, तो उन्होंने आइसोक्वांट भी बीच में डाल दिया। फिर मैंने जो आपसे कहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट वाला है, उससे इक्विलिब्रियम बनानी है। आप देखेंगे ये बार बार आया। फिर इसको इस दूसरे अल्फाज में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, हाउ अ फर्म अटेन्स ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन पाथ। देखिए हम उन्होंने कितने पार्ट्स इकट्ठे डाले हैं। फिर ये बने बनाया सवाल जो हमने पीछे पढ़ा है वो पूरे का पूरा इसमें आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको जो देना चाह रही हूँ वो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके पास आएगा असाइनमेंट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। और फिर उसके बाद यही क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसको देखें दूसरे अल्फाज में पूछा गया। ये बिल्कुल नंबर 5 भी वही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आउटपुट सब्जेक्ट टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट, वही चीज़ आ गई है, ठीक है। यानी कि इस तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी। आप सिर्फ 4 को करेंगे तो ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। अब हाउ कैन अ फर्म अटेन लीस्ट कॉस्ट का फैक्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये फिर यही सवाल आ गया, ठीक है। Elaborate laws of return, how a producer can produce the amount of maximum out product under this law। ये आपका वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला आ गया। फिर डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आइसोकॉन्ट का कंसेप्ट टेबल और डायग्राम से बताएं, ये हम पढ़ के आए हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन विद द टेबल एंड ग्राफ। ये सारा एक ही दो असर में बेसिकली चीज़ें हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट वाला और आइसोकॉस्ट और आइसोकॉन्ट वाला, वो मुख्तलिफ अल्फाज में करके पूछा गया। अब आपने ना जो इसका ना कॉन्सेप्ट
ये वाला, वो दूसरा आपने क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। ये 2 लॉन्ग आप करेंगे ना तो आपके शॉर्ट भी सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट्स ये आप लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और एक वो जो स्मॉल फर्म वर्सेस शॉर्ट लार्ज स्केल। थैंक यू।